वेलकम टू ओबली प्रेप चैनल। मैं मुजीब खान। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग पिछले कई वीडियो से क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए लैक्टोस खट्टा दूध, बी कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर, सी फार्मिक अम्ल लाल चींटी, डी टार्टरिक अम्ल अंगूर का रस। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो उत्तर है उसमें आप देखेंगे कि ऑप्शन इसका जो ए है वो सही सुमेलित नहीं है और बाकी के तीनों जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। यानी बी कार्बोनिक अम्ल जो होता है सोडा वाटर में पाया जाता है, फार्मिक अम्ल जो है लाल चींटी में पाई जाती है और टार्टरिक अम्ल अंगूर का रस आपका पाया जाता है, इमली में भी पाया जाता है। अब बात हम लोग करते हैं लैक्टोस क्या है। तो लैक्टोस की बात करें तो लैक्टोस एक प्रकार की मीठी शर्करा है, मीठी शर्करा है जो दूध में पाई जाती है। तो फिलहाल जो ऑप्शन दे रहा है दूध का खट्टा होना वो सही नहीं है। दूध का जो खट्टा होना होता है, दूध का जो खट्टापन है वो होता है लैक्टिक एसिड के कारण, लैक्टिक एसिड यानी दूध में पाई जाती है, इसके कारण होता है। तो वहीं पर आप देखते हैं ऑप्शन में कार्बनिक अम्ल सोडा वाटर में है, फार्मिक अम्ल जो है लाल चींटी के काटने पे जो होता है वो, और टार्टरिक अम्ल जो है अंगूर का जो रस होता है उसमें पाया जाता है। इसके साथ साथ देखा जाए तो ये इमली में भी, इमली और कह सकते हैं केला में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि टार्टरिक अम्ल जो होता है वो अन्य किन चीज़ों में पाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन में अंगूर के रस में तो हो गया, इमली है और केला है। तो इस तरह से क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर लैक्टोस अगली बार पूछ सकता है कि दूध का जो मीठापन है उसके कारण होता है, तो लैक्टोस के कारण है। तो इसका ए जो है सही सुमेलित नहीं है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन्स है। तो यहाँ पर इसकी बात करते हैं हम लोग। तो आप देखेंगे कि इसमें देखिए ऑप्शन ए कहता है काइनेटीन, बी जिब्रेलिन, सी ऑक्सीन और डी जो है एथिलीन है। तो यहाँ पर अगर बात ये करें कि जो ऑप्शन कौन सा प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन्स है, तो यहाँ पर एथिलीन जो है, एथिलीन प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन्स है, इसके कारण फल पकते हैं। और ये कह सकते हैं पादप हार्मोन्स है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में? एकमात्र ऐसा पादप हार्मोन्स है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, इसी कारण जो है फल जो है पकता है। तो अब बात ये करते हैं कि अन्य जो दिया हुआ इस पे ए ऑप्शन कहता है काइनेटीन। तो काइनेटीन है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका उत्तर तो आप जानते हैं कि इसका उत्तर हो गया डी। लेकिन अन्य हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो काइनेटीन की बात करते हैं। तो काइनेटीन की अगर हम बात करें तो इसे कहते हैं साइटोकाइनेटीन, यानी साइटोसिन के नाम से भी जाना जाता है इसे आपका, इसे कहते हैं साइटोसिन के नाम से भी जानते हैं इसे। और ये जो होता है पौधों की वृद्धि के लिए, यानी कह सकते हैं ये जो हार्मोन्स है ये पौधों की कोशिका वृद्धि और विकास में सहायक होता है। कोशिका वृद्धि एवं विकास में सहायक हार्मोन्स है। तो वहीं पर इसके कारण जो होता है पौधों में जो जीर्णावस्था होती है वो काफ़ी मात्रा तक रुक जाती है। तो काइनेटीन को साइटोकाइनिन के नाम से भी जाना जाता है, साइटोसिन भी कहते हैं, इसे साइटोकाइनिन भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात ये करते हैं अगले हार्मोन्स की। जिब्रेलिन इसमें दिया है। जिब्रेलिन की अगर हम बात करें तो ये भी एक प्रकार का पादप हार्मोन्स है। जिब्रेलिन जो है ये भी एक प्रकार का पादप हार्मोन्स है। और इसके कारण क्या होता है कि जो बौने पौधे होते हैं, यानी बौने जो पौधे हैं वो लंबे हो जाते हैं इस हार्मोन की उपस्थिति के कारण। तो ये आपका जिब्रेलिन है। तो वहीं पर तीसरा जो है ऑक्सीन है। तो ऑक्सीन्स हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो ऑक्सीन हार्मोन्स भी पादप हार्मोन्स है।
ऑक्सिन्स, ऑक्सिन्स हार्मोन जिसे कहते हैं ऑक्सिन्स, ये भी एक प्रकार का पादप हार्मोन है। इसके कारण क्या होता है कि पौधों में शीर्ष वृद्धि होती है, शीर्ष वृद्धि के लिए जाना जाता है। ये पौधों के यानी कह सकते हैं ऊपरी भाग पे पाया जाता है। तो वहीं पर इसका जो संचार होता है ये शीर्ष से नीचे की तरफ होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब पौधों की शीर्ष लंबाई में वृद्धि होती है तो ऊपर वाले हिस्से को काटने से इसकी जो पार्श्व लंबाई होती है उसमें वृद्धि होने लगती है। इसीलिए किसी भी पौधे का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको कलम कर देते हैं, जिससे उसके कारण जो है क्षैतिज विकास यानी पार्श्विक विकास उसका हो सके। तो ये एक प्रकार का ये भी पादप हार्मोन है। अब बात ये करते हैं कि जो हार्मोन्स है यानी पादप हार्मोन्स की बात करें तो पादप हार्मोन्स में और भी हार्मोन्स है, जैसे आपका है ट्रोमैटिन है, ट्रोमैटिन हार्मोन्स है। ये जो हार्मोन्स है ये पाया जाता है जो पौधों की जो कह सकते हैं जो आपका नष्ट हुई कोशिका होती है यानी कह सकते हैं घायल कोशिका होती है, यानी पौधों की घायल कोशिका में सेल्स में ये पाया जाता है। ट्रोमैटिन के कारण ही देखा जाए तो घायल कोशिका जो होता है फिर से अपने को रिकवर कर लेती है। तो ट्रोमैटिन भी एक प्रकार का पादप हार्मोन्स है। अन्य हार्मोन्स की बात करें तो एक हार्मोन्स होता है इसे कहते हैं फ्लोरीजेंस। तो फ्लोरीजेंस की बात करें तो ये भी एक प्रकार का पादप हार्मोन्स है जो पौधों में फूल खिलाने वाला हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं अगर हम बात ये करें तो पौधों में देखा जाए तो कई तरह के हार्मोन्स हैं। तो अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि काइनेटिन को साइटोकाइनिन के नाम से भी जानते हैं, जिब्रेलिन है, आपका ऑक्सिन है, एथिलीन। तो इसका उत्तर दूसरे का हो जाएगा एथिलीन। अब बात ये करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अधिरक्त स्राव है एक जीवाणु घटित रोग, एक विषाणु घटित रोग, एक परमाणु घटित रोग और एक डी ऑप्शन कहता है एक आनुवांशिक विकार। तो यहाँ पे बात करें अधिरक्त स्राव की अगर हम बात करें तो इसे इंग्लिश में कहते हैं इसे हीमोफीलिया के नाम से भी जाना जाता है, हीमोफीलिया के नाम से भी जानते हैं। और इसके कारण क्या होता है ये एक प्रकार का आनुवांशिक बीमारी होती है, आनुवांशिक बीमारी होती है जिसके कारण क्या होता है रक्त का थक्का नहीं जमता, इसके कारण जो है ब्लड जो है रुकता नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारित होता है, विटामिन ए भंडारित होता है ए यकृत में, बी त्वचा में, सी फुफ्फुस में, डी वृक्क में। तो यहाँ पर बात करें कि जो विटामिन ए का भंडारण है मानव शरीर के यकृत में होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन कहता है पपीते में पीले रंग का कारण है। तो ऑप्शन ए पपैन, बी लाइकोपीन, सी कैरिकाजैथिन और डी कैरोटीन। तो यहाँ पर बात ये करें कि इसमें जो पपेन है अगर इसका उत्तर की बात करते हैं तो इसका उत्तर है आपका सी यानी कैरिकाजैथिन इसका उत्तर है। लेकिन अगर हम बात ये करें पपीते का पीला रंग जो है कैरिकाजैथिन के कारण होता है। अब पपेन क्या है तो अगर हम बात करें पपेन तो पपेन होता है पपीते के फल को, पपीते के फल को सुखा करके जो दूध बनाया जाता है उसे कहते हैं पपेन। तो इस प्रकार देखा जाए पपेन का संबंध भी पपीता से है, लेकिन इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसका उत्तर ये नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं लाइकोपीन दिया हुआ, तो लाइकोपीन है क्या? तो लाइकोपीन जो है इसके कारण जो क्या होता है जो टमाटर है, टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। तो वहीं पर कैरोटीन की बात करें तो कैरोटीन का संबंध जो है, कैरोटीन की अगर हम बात करें तो इसका संबंध देखा जाए तो गाजर से है। तो गाजर का जो नारंगी रंग होता है, नारंगी जो रंग है वो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। तो ऐसे क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है
निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? ए सेब, बी पपीता, सी अमरूद और डी आम। तो यहाँ पर इसका उत्तर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी सबसे अधिक विटामिन ए की मात्रा जो पाई जाती है, अगर हम बात करें विटामिन ए की बात करें तो ये सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है मैंगो यानी आम में पाया जाता है। तो वहीं पर दूसरे नंबर पर पाया जाता है पपीता में, यानी पपीता में पाया जाता है, यानी पहला स्थान आम का है, दूसरा स्थान पपीते का है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सही डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक है? ए सोडियम नाइट्रेट, बी यूरिया, सी डीएपी, डी पोटेशियम क्लोराइड। तो आपको बता दें कि पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त जो उर्वरक माना जाता है यूरिया को माना जाता है। तो यूरिया सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो वहीं पर आप जानते हैं कि मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, इसकी पूर्ति यूरिया खाद डाल के की जाती है। तो वहीं पर यूरिया का जो गलन दर होता है वो बहुत ही तेज होता है, इसलिए जो पौधों में पोषक तत्व मिलते हैं यूरिया के माध्यम से वो बहुत ही जल्दी घुल जाते हैं। इसीलिए आप जानते हैं कि अब यूरिया में नीम कोटेड यूरिया यानी नीम लेपित यूरिया का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण जो यूरिया का जो ह्रास दर होता है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे उपयुक्त उर्वरक जो माना जाएगा वो बी माना जाएगा, आपका यूरिया। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि पौधों में फ्लोएम मुख्य उत्तरदायी है? ए आहार वाहन के लिए, बी अमीनो अम्ल वाहन के लिए, सी ऑक्सीजन वाहन के लिए, डी जल वाहन के लिए। तो आपको बता दें कि पौधों में देखा जाए तो फ्लोएम, अगर हम बात करें फ्लोएम की बात करते हैं, फ्लोएम और जाइलम पाए जाते हैं। तो फ्लोएम जो संबंध होता है, यानी फ्लोएम का संबंध, जो कहने का मतलब ये कि पौधों की पत्तियों के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है उसको पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का जो काम करता है वो फ्लोएम करता है। तो वहीं पर जाइलम का संबंध जो होता है वो पौधों की जड़ों से होता है, जो मिट्टी के अंदर से जो खनिज तत्व होते हैं और जल होते हैं उनका परिवहन करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन के हिसाब से तो फ्लोएम का जो संबंध है वो ऑप्शन ए से है, आहार वाहन के लिए उपयुक्त माना जाता है, इसे उत्तरदायी माना जाता है। तो डी का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? ए थायरॉक्सिन, बी साइटोकाइनिन, सी इंसुलिन और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब बात ये करते हैं कि जो पादप हार्मोन्स है, तो पादप हार्मोन्स में इसमें साइटोकाइनिन है। तो साइटोकाइनिन का जो संबंध है वो पादप हार्मोन से है। साइटोकाइनिन का संबंध यानी पादप हार्मोन से है। अब पादप हार्मोन्स में आप जानते हैं कि साइटोकाइनिन जो है को काइनेटिन के नाम से भी जाना जाता है, इसे कहते हैं काइनेटिन, इसका एक नाम है। और ये साइटोकाइनिन आप जानते हैं कि जो पौधे होते हैं उनकी कोशिका विभाजन एवं विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो वहीं पर पौधों में जो जीर्णावस्था की दर होती है उसको काफ़ी मंद कर देता है, यानी पौधों में जीर्णावस्था की व्यवस्था को काफ़ी मात्रा में रोकता है। तो साइटोकाइनिन इसका उत्तर हो गया। अब बात करते हैं कि इसमें जो थायरॉक्सिन है इसका संबंध किससे, इंसुलिन है, इससे इसका संबंध किससे है? तो आपको बता दें कि जो थायरॉक्सिन है और इंसुलिन है ये मानव हार्मोन्स है, मानव हार्मोन्स है। एक आपका देखा जाए तो इंसुलिन है, इंसुलिन, और दूसरा आपका है आपका थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन। तो अब बात ये करते हैं कि थायरॉक्सिन कहाँ से इसका स्राव होता है। तो एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जिसे कहते हैं थायराइड ग्रंथि, थायराइड
ग्रंथि, इसी से इसका स्राव होता है। थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन में आयोडीन की मात्रा अधिक होती है। थायरॉक्सिन की कमी के कारण व्यक्ति को घोघा रोग हो जाता है, या घेघा रोग कहते हैं, जैसे घेघा रोग हो जाता है। तो वहीं पर इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन का जो संबंध है वो अग्नाशय से है, अग्नाशय से है, जिससे देखा जाए तो अब ये अग्नाशय जो होता है एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि होती है, मिश्रित ग्रंथि है। और इसी अग्नाशय में दो तरह की ग्रंथियां होती है, एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरी होती है बहिःस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि में यानी कह सकते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो अंतःस्रावी ग्रंथि में देखा जाए तो एक इसमें कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे कहते हैं लैंगरहैंस, यानी लैंगरहैंस कोशिकाएं, यानी लैंगरहैंस कोशिका। तो लैंगरहैंस कोशिका होती है और इसी में कई तरह के सेल्स पाई जाती हैं, जैसे आपका अल्फा सेल्स होता है, बीटा सेल्स होता है, उसी तरह से देखा जाए तो गामा सेल्स भी होता है, और इसी में और भी सेल्स होते हैं। तो इसी के बीटा सेल्स में एक हार्मोन्स का स्राव होता है, उसी कहते हैं इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या करता है कि ब्लड में या मनुष्य के शरीर में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है, यानी C6H12O6 ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। इसके कारण क्या होता है, व्यक्ति को मधुमेह रोग नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि क्वेश्चन में जो दिया है ऑप्शन में पादप हार्मोन, तो साइटोकाइनिन हो गया, बाकी जो हार्मोन्स जो दिए हैं थायरॉक्सिन हुआ और इंसुलिन हुआ, इनका संबंध मानव हार्मोन से है। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पेरियार वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस एक राज्य में स्थित है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी तेलंगाना। तो आपको बता दें पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल के इदुक्की जिले में स्थित है। इसी के पास पेरियार नदी है। और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो यहाँ पर बाघ और हाथी के लिए अभयारण्य माना जाता है पेरियार जो है, और यहीं पर देखा जाए साइलेंट वैली पाई जाती है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो होगा ए। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है? ए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, बी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, सी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, डी वाल्फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर बात ये करें कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में, तो वो है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका बस्तर क्षेत्र में है, इंद्रावती नदी के पास है। और अन्य उद्यान की अगर हम बात करें राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड के हरिद्वार में है। तो वहीं पर बांधवगढ़ जो है राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर ये उद्यान सफ़ेद बाघों के लिए जाना जाता है। तो वहीं पर डी जो है वाल्फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मेघालय में गारो पहाड़ी पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित नदी डेल्टाओं में से किन पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? ए नर्मदा, बी सुवर्णरेखा, सी कृष्णा, डी गंगा नदी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि नर्मदा नदी आप जानते हैं खंबात की खाड़ी में गिरती है, और जो मैंग्रोव वन है जिसको कहते हैं कक्ष वन कहा जाता है, जो एक प्राकृतिक रूप से उगने वाले वन होते हैं। और यहाँ पे बात करें तो इसमें इन तीन नदियाँ यानी नर्मदा को छोड़ दिया जाए तो बाकी तीनों नदियों का जो क्षेत्र माना जाता है वो मैंग्रोव वनों के लिए उपयुक्त माना जाता है, चाहे वो सुवर्णरेखा नदी हो, कृष्णा नदी हो, गंगा नदी हो। तो यहाँ पर आप देखते हैं जो कूट का प्रयोग किया गया है इसमें एक और 3 सही है, 3 और 4 सही है, 2 और 4 सही, 1 3 4 सही है। तो अगर हम बात ये करें कि जो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें आपका तीनों आ जाए, सुवर्णरेखा भी आ जाए, कृष्णा भी आ जाए, गंगा भी आ जाए। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि तीसरा और चौथा किस में है, तो वो है बी ऑप्शन में। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।